नमस्कार साथियों, राजस्थान में होने जा रही ईओआरओ की हाई वोल्टेज भर्ती में और उसकी तैयारी में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं ईओआरओ परीक्षा के लिए पार्ट बी, और पार्ट बी में राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009। राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2002 के अंतर्गत जो हमारे सिलेबस में दिया गया है उसमें से हमने अध्याय 2 पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, अध्याय 1 भी पढ़ लिया, अध्याय 2 भी पूरा पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 3। ये जो अध्याय 3 है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का, इस अध्याय 3 में धारा 51 से 66 तक का प्रावधान है। कितनी धाराएं आती हैं इसमें? 51 से लेकर 66 तक धाराएं इस अध्याय 3 के अंतर्गत है। अब इस अध्याय 3 को हम 2 क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही क्लास में लूंगा थोड़ा लंबा ज्यादा हो जाएगा। मामला टेक्निकल है और पढ़ते तो अपन बढ़िया है ही, बिल्कुल समझ समझ के एक एक लाइन। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 51 से लेके 59 तक का जो भी विश्लेषण है वो। इसके बाद जो हमारी अध्याय 3 में दूसरी क्लास होगी, देखो ये क्लास 1 है अध्याय 3 की, जो दूसरी क्लास होगी उसमें हम धारा 60 से लेके 66 तक पढ़ लेंगे। और इस प्रकार हमारी 51 से लेके 66 तक पूरी धाराएं जो कि अध्याय 3 में दे रखी हैं वो हमारी 2 क्लास में होके निकल जाएंगी। तो आज हम ले रहे हैं पहली क्लास, अध्याय 3 क्लास 1, धारा 51 से 59 तक। ठीक है, देखिए अध्याय 3 में क्या प्रावधान है? कार्य संचालन और वार्ड समिति का प्रावधान। ये कौन से अध्याय में है? अध्याय 3 में। अध्याय 3 के अंतर्गत कितनी धाराएं आती हैं? धारा 51 से लेके धारा 66 तक का प्रावधान अध्याय 3 में है। ठीक है, धारा 51 में क्या है? नगर पालिका की बैठकों से संबंधित प्रावधान। बिल्कुल ये याद करना है आपको। देखो एक चीज जरूर ध्यान रख लेना, परीक्षा बहुत ही बड़े लेवल पर होने जा रही है। आरएएस के इक्विवेलेंट जॉब है। तहसीलदार और बीडीओ दोनों नौकरियां जो कि आरएएस से बनती हैं, उनकी मिक्स्ड पावर इस परीक्षा में है। तो जो मेरिट रुकेगी, 2-4 सवाल का खेल रहेगा, मतलब इतना नेक टू नेक कंपटीशन जाएगा। सीट चाहे 120 से ऊपर आ जाए, लेकिन सारे लोग टूट के पड़ेंगे, क्योंकि इस नौकरी को कोई छोड़ना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। जैसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, तो एग्जामिनर पूछेगा नगर पालिका की बैठकों से संबंधित प्रावधान कौन सी धारा में? 51 में। फिर इनको अपन हर धारा को डिटेल से पढ़ रहे हैं। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि 51 से 66 तक आता क्या है। धारा जो 52 है उसमें व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार। अब व्यष्टि का मतलब है कि जो नगरीय निकायों में चुनकर जो पार्षद जाते हैं ना, उनको व्यष्टि या व्यक्तिगत। एक होता है व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब एक, और एक होता है समष्टि। समष्टि का मतलब बहुत सारी व्यष्टि जब मिल जाती हैं तो वो बनता है समष्टि। तो इसमें लिखा हुआ है व्यष्टि सदस्यों, मतलब इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत रूप से जो नगरीय निकायों में चुन के जो सदस्य जाता है, उन सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार क्या है? तो व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार का प्रावधान कौन सी धारा में? धारा 52 में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान कौन सी धारा में? 53 में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगरीय निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव आता है उसका प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 53 में। वार्ड समिति के गठन का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 54 में। ये सब याद करना है आपको। एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डाल देगा, वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान कौन सी धारा में? धारा 54 में। नगरीय निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव का प्रावधान कौन सी धारा में? धारा 53 में। ठीक है, अन्य जो समितियां हैं, चाहे कार्यपालक समिति है या अन्य समिति है, इनका प्रावधान है धारा 55 में। कार्यपालक समिति या नगरीय निकायों की अन्य समितियां, इन समितियों का जो प्रावधान है वो कौन सी धारा में है? धारा 55 में। ये सब याद करना है। धारा 56 में क्या है देखिए, सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे? सदस्यों से भिन्न व्यक्ति, कौन से सदस्य? जो नगरीय निकायों में चुनकर जाते हैं, उन सदस्यों से भिन्न व्यक्ति, उन सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे? समिति कौन सी? नगर पालिका की समिति, उनमें कब कार्य कर सकेंगे? ठीक है, इसका प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 56। तो एग्जामिनर क्या सवाल डाल देगा?
नगरीय निकायों के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति, ये भिन्न व्यक्ति है ना, ये की पॉइंट रहेगा, इसको पकड़े बिना सवाल नहीं पूछा जा सकता। नगरीय निकायों के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के नगरपालिका की समितियों में कार्य करने का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 56 में। समिति का अध्यक्ष, नगरपालिका की जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष का प्रावधान कौन सी धारा में है? 57 में। बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जो नगरीय निकायों की बैठकें होती हैं उन बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, उसका प्रावधान कौन सी धारा में? 58 में। अभी हम केवल हेडिंग पढ़ रहे हैं, आगे हम डिटेल आ रहे हैं इनके। धारा 59 में क्या है? समितियों का नगरपालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना, मतलब जितनी भी नगरपालिका की समितियां हैं वो सब नगरपालिका के अनुदेशों के अधीन होंगी, मतलब नगरपालिका के द्वारा उन पर दिए जाने वाले जो आदेश होंगे वो प्रभावी होंगे। ठीक है। समितियों का नगरपालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगरपालिका की अध्यपेक्षाओं का उनके द्वारा अनुपालन किया जाना। इसका मतलब ये है कि नगरपालिका जो अपेक्षा करेगी उन अपेक्षाओं का अनुपालन उन समितियों को करना पड़ेगा, जो नगरपालिका की समितियां हैं। ठीक है। धारा 60 में क्या है? वार्ड समिति के सामान्य कृत्य, मतलब जो वार्ड समिति है उसके सामान्य कार्य। तो वार्ड समिति के सामान्य कार्यों का प्रावधान कौन सी धारा में? धारा 60 में। शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे। इसका मतलब यह है, प्रत्यायोजित मतलब डेलीगेटेड। नगरपालिका की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य किनको प्रत्यायोजित होंगे और प्रत्यायोजित होने के बाद उनकी क्या शक्तियां रहेंगी, इसका प्रावधान है धारा 61 में। धारा 62 में क्या है? नगरपालिका तथा समितियों के कार्य, नगरपालिका के और नगरपालिका की समितियों के कार्य और कार्यवाहियां उसके सदस्यों की निरर्रता आदि के कारण दूषित नहीं होंगी। इसका मतलब यह है सदस्यों की निरर्रता। देखो, नगरपालिका में जो भी अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है या सदस्य है, अगर उस पर निर्वाचन संबंधी कोई याचिका लग गई है, उनके चुनाव को किसी ने चैलेंज कर दिया है, चुनौती दे दी है, और 2 साल बाद डिसीजन हुआ कि साहब वो डिस्क्वालीफाई है, वो जो सदस्य है, इस 2 साल के बीच में जो भी उसने सदस्य रहते हुए जो कार्य किया है वह कार्य विधिमान्य होगा, वह कार्य डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ये है इसका मतलब। ठीक है, जो कि धारा 62 में है। धारा 63 में क्या है? नगरपालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगरपालिक निधि का दायी होना। इसका मतलब यह है, नगरपालिका के सारे खर्चे और व्यय जो किए जाएंगे वो कहां से किए जाएंगे? नगरपालिका की निधि से किए जाएंगे, नगरपालिका के फंड से किए जाएंगे। और नगरपालिका निधि का प्रावधान कौन सी धारा में? 63 में। नगरपालिका के पदधारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना, ये पॉइंट की बात है। नगरपालिका का कोई भी पदधारी, चाहे वो नगरपालिका का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सदस्य है, चाहे वो नगरपालिका में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेके अधिकारी तक है, वो नगरपालिका की किसी भी संविदा में अपना हित नहीं रखेगा, ये पॉइंट की बात। वरना अगर नगरपालिका में वो अपना पदभार ग्रहण कर रहा है और वो भार भी अगर संविदा में हित रख रहा है तो वहां घोटाले करवा डालेगा। धारा 65, नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए शास्ति, शास्ति का मतलब दंड का प्रावधान, दंड का प्रावधान। भाई, अगर नगरपालिका का कोई सदस्य, सदस्य में तीनों आएंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और साधारण सदस्य जो पार्षद होते हैं, चाहे वो हो चाहे नगरपालिका का कोई भी अधिकारी हो, अगर नगरपालिका की किसी संविदा में अपना हित रखेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो नगरपालिका का किया जाता है, किसी भी फर्म से किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, उसमें अगर उसका खुद का इंटरेस्ट रखेगा वो, तो उस पर दंड है, शास्ति का प्रावधान है। ये प्रावधान शास्ति का कौन सी धारा में है? 65 में। 66 में क्या है? सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। कोई भी सदस्य नगरपालिका का वो क्या समझा जाएगा? लोक सेवक समझा जाएगा। सदस्यों में कोई भी आ सकता है, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, सब लोक सेवक हैं नगरपालिका में। ठीक है, अब इनको हम पढ़ते हैं डिटेल से। धारा 51 में जैसा कि आपने हेडिंग में पढ़ा, नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबंध है। भाई,
अब नगर पालिका की बैठक एक तो होती है साधारण बैठक, नगर पालिका की साधारण बैठक ये होती है 60 दिन में एक बार, या इसको आप 2 महीने भी कह सकते हो। एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डालेगा। नगर पालिका की साधारण बैठक सामान्यतः कितने दिन में होती है? 2 महीने में एक बार होती है। तो 2 महीने में एक बार का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में 6 बैठक, लेकिन ये 6 न्यूनतम होनी चाहिए। साधारण बैठक एक कैलेंडर वर्ष में 6, एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 साधारण बैठक तो होनी चाहिए। अब मान लो विशेष बैठक करनी है, तो ये क्या होगी? 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प पर अध्यक्ष 7 दिन में विशेष बैठक बुलाएगा। इसका मतलब क्या, वो समझो। विशेष, देखो साधारण बैठक तो 2 महीने में एक बार हो रही है। अब मान लो नगर पालिका की विशेष बैठक होनी है, तो इसका प्रावधान क्या है? उस नगर पालिका के 1/3 सदस्य अपना हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्ताव उस नगरीय निकाय के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। उस संकल्प प्रस्ताव के प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर, अधिकतम 7 दिन, समझ गए? अधिकतम, एक एक पॉइंट पे गौर करना, सवाल एक एक पॉइंट पे जाएगा। उस प्रस्ताव के प्राप्त होने के बाद वह अध्यक्ष अधिकतम 7 दिन के अंतर्गत विशेष बैठक बुलाएगा। अब मान लो 7 दिन का समय निकल गया और अध्यक्ष विशेष बैठक नहीं बुला पाया, तो वो 7 दिन की अवधि समाप्त होने के 10 दिन के अंदर उस नगर पालिका का या नगरीय निकाय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मतलब ईओ, विशेष बैठक उस नगर पालिका की बुलाएगा। तो प्रस्ताव प्राप्त होने के 7 दिन के अंतर्गत पावर है अध्यक्ष को, और 7 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद उससे अगले 10 दिन तक पावर है मुख्य नगर पालिका अधिकारी या ईओ को। तो ये है बात। तो 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प पर अध्यक्ष 7 दिन में विशेष बैठक बुलाएगा। अध्यक्ष 7 दिवस के भीतर विशेष बैठक बुलाने में अगर विफल रहता है, तो अगले 10 कार्य दिवस में, अगले 10 दिनों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी बैठक बुलाएगा। तो यहां पे तीनों पे सवाल टिक रहा है, तीनों पॉइंटों पे। साधारण बैठक 2 महीने में एक बार, 60 दिन में एक बार, साल में न्यूनतम 6 बार, ठीक है। विशेष बैठक कितने सदस्य हस्ताक्षरित संकल्प द्वारा प्रस्ताव लेकर आते हैं? 1/3 सदस्य लेकर आते हैं। इसके बाद प्रस्ताव को प्राप्त होने के बाद अध्यक्ष अधिकतम कितने दिनों में? अधिकतम 7 दिन में विशेष बैठक बुलाएगा। अध्यक्ष अगर फेल होता है विशेष बैठक बुलाने में, तो उसके बाद अगले 10 दिन के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी या ईओ विशेष बैठक बुलाएगा, ठीक है। धारा 52 में क्या है? व्यष्टि या व्यक्तिगत या इंडिविजुअल सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार। व्यष्टि या व्यक्तिगत सदस्य क्या होता है? नगरीय निकायों में जो सदस्य चुनकर जाते हैं ना, उनके क्या अधिकार हैं, ये है प्रावधान। तो देखो क्या क्या अधिकार हैं। प्रत्येक नगरीय निकाय का सदस्य अपने अध्यक्ष से प्रश्न पूछने का अधिकार रखता है। प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष से क्या अधिकार रखता है? प्रश्न पूछने का। और नगर पालिका प्रशासन से संबंधित मामलों पर, नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित मामलों पर संकल्प प्रस्तावित करने का अधिकार होगा। अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है, और जिस नगरीय निकाय का वो सदस्य है उसके प्रशासन से संबंधित कोई भी मामला है उस पर वह अपना संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। एक अधिकार तो ये हो गया भाई व्यष्टि सदस्य का। अगला अधिकार क्या है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, मतलब जो नगर पालिका का ईओ है, उसको एक सम्यक नोटिस देकर, सम्यक नोटिस, लॉजिकल नोटिस देकर क्या कर सकता है? वो बिना फीस भुगतान किए, ये पॉइंट भी याद रखना, फीस का भुगतान नहीं करेगा वो, बिना फीस भुगतान किए नगर पालिका अभिलेख, मतलब नगर पालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार भी होगा। भाई नगरीय निकाय का सदस्य है वो, उस नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिक अधिकारी को वो एक सम्यक नोटिस देगा कि मैं इस नगरीय निकाय का जो भी लेखा जोखा या रिकॉर्ड है उसका निरीक्षण करना चाहता हूं साहब, तो उसको निरीक्षण करने का अधिकार है। अगला क्या होगा उसका अधिकार? नगर पालिका के कार्यों, संपत्ति की बर्बादी, नगर पालिका की मान लो संपत्ति की बर्बादी हो रही है, मिसमैनेजमेंट का शिकार हो रहा है, समस्याओं पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकेगा, वह सुझाव भी दे सकेगा। सरल भाषा में जान लो, वह जिस नगरीय निकाय का सदस्य है उस नगरीय निकाय के अंतर्गत कोई डेवलपमेंट का या किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो रहा है और उस कार्य के अंतर्गत अनियमितता चल रही है ऐसा उस सदस्य को लगता है, तो फिर वो क्या करेगा भाई साहब? या कोई संपत्ति की बर्बादी हो रही है, गलत तरीके से कोई निर्माण कार्य हो रहा है जिसमें नगर पालिका के पैसे भी खर्च हो रहे हैं और वो सही तरीके से भी नहीं हो रहा है,
इन समस्याओं पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकेगा। जितने भी नगर पालिका के अधिकारी हैं, अध्यक्ष से लेके ईओ तक, उन सब का ध्यान आकर्षित कर सकेगा कि वहां अनियमितता चल रही है, वो काम बढ़िया नहीं चल रहा है, आप उस पर ध्यान दें, और उसको सही तरीके से करने के लिए अपनी तरफ से सुझाव भी दे सकेगा। ठीक है भाई, ये व्यष्टि सदस्यों के अधिकार हैं। अब आ गई धारा 53, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव। तो पहला सवाल तो यही गया, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव का प्रावधान कौन सी धारा में है? बहुत बड़ा सवाल है, धारा 53। अब ये अविश्वास प्रस्ताव आएगा कैसे? प्रस्ताव विहित रीति से लाया जाएगा। विहित रीति का मतलब है कि वह निर्धारित रीति या निर्धारित तरीका जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए निर्धारित है एक्ट के अंतर्गत, उसके तहत ये प्रस्ताव आएगा। अब वो विहित रीति क्या है भाई साहब? कम से कम 3/4 सदस्य, ये क्वेश्चन का पॉइंट है, उस नगरीय निकाय के कम से कम 3/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव की सूचना किसको दी जाएगी? कलेक्टर को दी जाएगी। जिस नगरीय निकाय के सदस्य अपने अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, उस नगरीय निकाय के कम से कम 3/4 सदस्य अपना हस्ताक्षरित द्वारा प्रस्ताव लेके आएंगे उसको हटाने का। उसकी एक प्रति कलेक्टर के पास भेजी जाएगी। कलेक्टर के पास जैसे ही वो प्रति पहुंचती है, कलेक्टर अगले 30 दिनों के अंतर्गत एक मीटिंग या एक बैठक का आयोजन करेगा, उसकी डेट डिसाइड हो जाएगी, और जिस तिथि को वो डिसाइड होता है उस मीटिंग का आयोजन, उस बैठक का आयोजन, उससे कम से कम 7 दिन पहले उस नगरीय निकाय के सारे सदस्यों को पूर्व में सूचित कर दिया जाएगा। फिर अगर 3/4 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाता है, 3/4 से ही आएगा, 3/4 से पारित होगा, तो फिर वह अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने पद पे नहीं रहता है। एक बात। दूसरी बात, शुरुआत के 2 वर्ष, पहली बैठक जब स्टार्ट होती है नगरीय निकाय के चुनाव के बाद, उसके 2 वर्ष तक ऐसा अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर उपचुनाव के द्वारा कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना है, जैसे मान लो नगरीय निकाय ने काम करना शुरू किया, 1-1.5 साल बाद या 2 साल बाद कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष की मृत्यु हो गई या पदत्याग हो गया, वो पद खाली हो गया, फिर उपनिर्वाचन हुआ, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ गया। अब ये तो आप जानते हैं कि दूसरा जो व्यक्ति आएगा वो शेष कार्यकाल तक ही अपना पद धारण करेगा, तो उसका शेष कार्यकाल मान लो 3 साल बच रहा है, तो उपनिर्वाचन के बाद जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष आएगा वह शेष कार्यकाल तक काम कर रहा है, उस शेष कार्यकाल की आधी अवधि जो होगी तब तक उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आएगा। दोनों पॉइंट याद रखना। जो शुरुआत में कार्य करना शुरू करते हैं उनके लिए तो 2 साल तक नहीं आएगा। उपनिर्वाचन के बाद जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष आते हैं उसकी जो शेष पदावधि बची हुई है उसके आधे समय तक नहीं आएगा अविश्वास का प्रस्ताव। ठीक है, और अगर एक बार अविश्वास का प्रस्ताव फेल हो जाए तो अगले 2 साल तक फिर नहीं आएगा। ये 3 पॉइंट है, पकड़ो। ये आपको हो गया भैया। वितरित क्या? 3/4 सदस्य हस्ताक्षरित प्रस्ताव लेकर आएंगे, इसकी सूचना किसको देंगे? कलेक्टर को देंगे। कलेक्टर 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, ये क्वेश्चन का पॉइंट है, 30 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। इस बैठक की सूचना उन सदस्यों को कितने दिन पहले दी जाएगी? 7 दिवस पहले दी जाएगी। तीसरा क्वेश्चन ये आ गया, प्रस्ताव का नोटिस पद ग्रहण के 2 वर्ष के अंदर नहीं दिया जाएगा। मतलब शुरुआत में जब उसने पद ग्रहण किया है उसके 2 वर्ष के अंदर इस प्रकार का नोटिस नहीं दिया जाएगा, मतलब 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। ठीक है। उपचुनाव में निर्वाचित, एक पॉइंट ये और है, उपचुनाव में अगर कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ है तो उसकी जब तक आधी पदावधि समाप्त नहीं हो जाए ना, आधी पदावधि मतलब 1/2 कार्यकाल उसका जब तक नहीं हो जाए तब तक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस उसके खिलाफ नहीं आएगा। ठीक है, और प्रस्ताव अगर पारित नहीं होता है तो 2 वर्ष तक फिर ऐसा प्रस्ताव नहीं आएगा। ये प्रावधान है। अब धारा 54 देखो, धारा 54 के अंतर्गत वार्ड समिति के गठन का प्रावधान है। वार्ड समिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में है वार्ड समिति का प्रावधान, ये भी याद रखना। अब वार्ड समिति क्या होती है? जिस नगरीय निकाय की जनसंख्या कम से कम 3 लाख हो, मतलब 3 लाख या उससे अधिक हो, तो उसमें वार्ड समिति का गठन होता है, क्योंकि उसका आकार बड़ा हो जाता है। वार्ड समिति मतलब वार्ड की समिति, नगर पालिका के अंतर्गत एक छोटा निकाय मान लो। और ये जो वार्ड समिति होती है ये किसी एक वार्ड की भी हो सकती है, अगर वार्ड बड़ा है तो एक वार्ड की वार्ड समिति हो जाएगी, या एक से अधिक वार्डों के मिलकर भी वार्ड समिति हो सकती है। तो वार्ड समिति के गठन का प्रावधान सबसे पहला सवाल तो ये कौन सी धारा में? धारा 54 में।
ठीक है भाई। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 243 एस में। राजस्थान नगर पालिका एक्ट की कौन सी धारा में? धारा 54 में। अब वार्ड समिति क्या चीज है वो देखिए। वार्ड समिति का गठन कब होगा? जब 3 लाख या अधिक जनसंख्या हो। ठीक है भाई। वार्ड समिति में क्या शामिल होता है? वार्ड समिति में एक या अधिक वार्ड हो सकते हैं। एक वार्ड भी हो सकता है और एक वार्ड से अधिक वार्डों के मिलकर भी एक ही वार्ड समिति बन सकती है। ठीक है। अब वार्ड समिति में सदस्य देखो, एक तो निर्वाचित सदस्य होंगे जो वार्ड सदस्य हैं, और एक मनोनीत सदस्य होंगे। 2 प्रकार के सदस्य हैं। वार्ड समिति में निर्वाचित सदस्य तो वो हैं कि अगर वो एक ही वार्ड से मिलकर बनी है तो उस वार्ड का जो पार्षद है। अगर वो एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनी है तो जितने भी वार्डों से मिलकर बनी है उनके वार्ड पार्षद। ये तो हो गए वार्ड समिति के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य अधिकतम 5 हो सकते हैं। ये क्वेश्चन का पॉइंट है, इसको पक्की तरीके से याद कर लेना। मनोनीत सदस्य कौन होता है? जो उस वार्ड से निर्वाचित नगरीय निकाय का सदस्य नहीं है, वो मनोनीत है। समझ गए? तो किसी, सवाल बन रहा है, किसी वार्ड समिति में अधिकतम मनोनीत सदस्य कितने हो सकते हैं? 3, 5, 7, 9, 5 हो सकते हैं। ठीक है भाई। और ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, जो वार्ड समिति में होते हैं, इनकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। यहां पे एक पॉइंट याद रखना कि वार्ड समिति में जो ये निर्वाचित सदस्य है, ये तो 21 साल का होगा। न्यूनतम उम्र 21 साल, क्योंकि नगरीय निकाय और पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 21 साल। तो मान लो 21 साल का ही कोई व्यक्ति पार्षद बन गया तो निर्वाचित सदस्य तो वो वार्ड समिति का हो सकता है, लेकिन जो मनोनीत होंगे ना, जो कि अधिकतम 5 हो सकते हैं, उनकी न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। 25 से कम का नहीं होना चाहिए। अब एग्जामिनर यहां पकड़ेगा आपको कि नगरीय निकाय की किसी वार्ड समिति में निर्वाचित सदस्य की न्यूनतम उम्र कितनी हो सकती है? 21 साल। नगरीय निकाय की किसी वार्ड समिति में मनोनीत सदस्य की न्यूनतम उम्र कितनी हो सकती है? वहां 21 भी आएगा ऑप्शन में और 25 भी आएगा। यहां फंसेगा स्टूडेंट। तो आप याद रखना, न्यूनतम उम्र मनोनीत सदस्य की कम से कम 25 साल। और मनोनीत सदस्य किसी वार्ड समिति में अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। अब वार्ड समिति का भाई साहब अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा? प्रथम बैठक में चुना जाएगा। मान लो कोई वार्ड समिति एक ही वार्ड से मिलकर बनी है, तो जब उसकी पहली बैठक होगी तो जो उस वार्ड का पार्षद होगा वो ही अध्यक्ष हो जाएगा। अब मान लो कोई वार्ड समिति 2 या 3 वार्डों से मिलकर बनी है, तो फिर अध्यक्ष किसको बनाए? पहली बैठक के दिन एक अध्यक्ष बन जाएगा जो अगले 1 साल तक काम करेगा। 1 साल बाद फिर उसी मंथ में 1 साल बाद फिर बैठक होगी, तो अब की बार दूसरे वार्ड का जो पार्षद होगा वो अध्यक्ष होगा। इस तरीके से क्रम से बदलते हुए वो लोग अध्यक्ष होंगे। और ये समिति का कार्यकाल कब तक चलेगा? जब तक नगर पालिका का कार्यकाल चलेगा। नगर पालिका के कार्यकाल के समान, जितना नगर पालिका का कार्यकाल उतना ही वार्ड समिति का कार्यकाल। ठीक है भाई। नोट, जहां किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है, ठीक है भाई, तो नगर पालिका में उसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य, कहने का मतलब है कि उस वार्ड का पार्षद जो नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस समिति का अध्यक्ष होगा। ये तो एक वार्ड की स्थिति है। अगर एक से ज्यादा वार्ड उस समिति में है तो पहले एक अध्यक्ष बन लिया, 1 साल तक रह लिया, उसके बाद दूसरा चेंज होगा, फिर वो अगले साल होगा, फिर ये क्रमांतर रूप से चेंज होते रहेंगे। धारा 55 में क्या है? अन्य समितियां। भाई देखो, वार्ड समिति 54 में, 53 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का विश्वास प्रस्ताव और 54 में वार्ड समिति का प्रावधान। 55 में समितियां। अब समितियों में 2 प्रकार की समितियां आती हैं। एक तो आती है कार्यपालक समिति। नगर पालिका में, प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति होगी, और फिर आएंगी अन्य समितियां। अब कार्यपालक जो समिति होती है उसका गठन 90 दिन में करना जरूरी है। 90 दिन का मतलब 3 महीने। एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डालेगा, किसी नगर पालिका की प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति होती है। कार्यपालक समिति कितनी होगी? 1 होगी। और वो जो कार्यपालक समिति है उस नगर पालिका की, उसका गठन अनिवार्य रूप से नगर पालिका की प्रथम बैठक से कितने दिन के अंतर्गत कर लिया जाना चाहिए? 90 दिन या 3 महीने।
90 दिन या 3 महीने के अंतर्गत कार्यपालक समिति का गठन अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। ठीक है जी। अब कार्यपालक समिति में कौन कौन होता है? नगरपालिका का अध्यक्ष होता है, नगरपालिका का उपाध्यक्ष होता है और विपक्ष का नेता होता है। ये 3 आदमी तो पक्के। नगरीय निकाय जिसमें कार्यपालक समिति बन रही है, उसका अध्यक्ष, उसका उपाध्यक्ष और विपक्ष का नेता, 3 तो ये पक्के हो गए। अब अगर वो नगर परिषद या नगर निगम में बन रही है, नगर परिषद या नगर निगम में बन रही है, तो उसमें 7 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 7, जिनमें से 2 महिला अनिवार्य रूप से होंगी। और अगर वो नगरपालिका में बन रही है तो उसमें 5 सदस्य होंगे। अब यहां 2-3 क्वेश्चन बन गए। किसी नगरीय निकाय की कार्यपालक समिति का प्रावधान कौन सी धारा में? धारा 55 में। किसी नगरीय निकाय की कार्यपालक समिति नगरीय निकाय के पहली बैठक के अधिकतम कितने दिन के अंतर्गत गठित हो जानी चाहिए? 90 दिन या 3 महीने के अंतर्गत हो जानी चाहिए। कार्यपालक समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष का नेता, इसके अलावा नगर परिषद और नगर निगम में कितने सदस्य हो सकते हैं? नगर परिषद और नगर निगम मतलब दोनों बड़े निकाय, 7 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, मतलब 7 सदस्य होंगे, न्यूनतम 7 होंगे, जिनमें से 2 महिला जरूर होंगी। नगर पालिका में कितने होंगे? 5 होंगे। समझ गए? तो नगर परिषद और नगर निगम में 7 सदस्य, जिनमें से 2 महिला होंगी, और नगर पालिका में कितने सदस्य? 5 सदस्य। इसमें महिला का प्रावधान नहीं है। अन्य समितियों के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे। इस पॉइंट को गौर करो। देखो इसका मतलब क्या वो समझो। धारा 55 के अंतर्गत जो समितियां लिखा हुआ है, इसमें 2 प्रकार की समिति हैं। एक तो कार्यपालक समिति है। तो ये जो कार्यपालक समिति है, ये तो प्रत्येक नगरीय निकाय में एक होती है, और अन्य समितियां भी हैं। ये जो अन्य समितियां हैं, इन अन्य समितियों में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 10। और ये जो अन्य समिति हैं, इनकी संख्या नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में 8, 6 और 4। नगर निगम में 8, नगर परिषद में 6 और नगर पालिका में 4। 8, 6 और 4 हो सकती है अन्य समितियों की संख्या। तो यहां पे गौर करो, अन्य समितियों के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होते हैं। किसके? कार्यपालक समिति के। ये कार्यपालक समिति है जिसमें नगरपालिका का अध्यक्ष भी रहेगा, उपाध्यक्ष भी रहेगा, विपक्ष का नेता भी रहेगा। इनके अलावा उन नगरीय निकायों के, अगर वो नगर परिषद या नगर निगम है तो उसके 7 सदस्य होंगे, जिनमें से 2 महिला होगी। नगर पालिका है तो उसके 5 सदस्य होंगे। इसमें महिला का प्रावधान नहीं है नगर पालिका वाली में। इन सबके अलावा ये तो कार्यपालक समिति के हो गए सारे सदस्य। इन सबके अलावा उसी कार्यपालक समिति में उस नगरीय निकाय की अन्य जितनी भी समितियां हैं ना, उन समितियों का अध्यक्ष भी उसमें शामिल होगा। ये पॉइंट, अन्य समितियों के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे। किसके सदस्य होंगे? कार्यपालक समिति के सदस्य होंगे। प्रत्येक नगरीय निकाय की कार्यपालक समिति में इन ऊपर के सदस्यों के अलावा उस नगरीय निकाय में जितनी भी अन्य समितियां हैं, उन अन्य समितियों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। ठीक है भाई, ये पॉइंट की बात है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी जैसे नगरपालिका में ये होता है। कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होता है। एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डालेगा, कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी, उस नगरीय निकाय का मुख्य नगरपालिका अधिकारी। क्या होता है? उस नगरीय निकाय की कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होता है। ठीक है भाई। कार्यपालक समिति के अतिरिक्त अधिकतम 10 सदस्यों से मिलकर बनी निम्नलिखित समितियां भी गठित होंगी। अधिकतम कितने सदस्यों से मिलकर बनी? 10 सदस्यों से मिलकर बनी निम्नलिखित समितियां। कहने का मतलब यह है, किसी नगरीय निकाय में कार्यपालक समिति के अलावा जो अन्य समितियां होती हैं, उनमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 6, 8, 10, 12, 14। कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है। तो अन्य समिति होंगी जिनमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 10। अब ये अन्य समिति कौन कौन सी हैं? जैसे वित्त समिति बन जाएगी किसी नगरीय निकाय के अंतर्गत। अगर उस नगरीय निकाय का कार्य अधिक है तो कार्यपालक समिति के अलावा अन्य समिति भी बन जाएंगी। ठीक है, जैसे वित्त समिति बन गई, अपराध समन और समझौता समिति बन गई, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति बन गई,
नियम उपनियम उपविधियां समिति बन गई, भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति बन गई, गंदी बस्ती सुधार समिति बन गई। एक अन्य समिति, नगर निगम में 8 अधिकतम समितियां हो सकती हैं। अन्य समिति नगर निगम में कितनी हो सकती हैं? 8। नगर परिषद में 6 हो सकती हैं, नगर पालिका में 4 हो सकती हैं। ये संख्या याद करना। तो सवाल क्या जाएगा? किसी नगरीय निकाय में कार्यपालक समिति के अतिरिक्त अगर वह नगर निगम है तो अन्य समितियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। कार्यपालक समिति के अतिरिक्त अगर वह नगर परिषद है तो अन्य समितियों की संख्या कितनी हो सकती है? 6। कार्यपालक समिति के अतिरिक्त अगर वह नगर पालिका है तो अन्य समितियों की संख्या कितनी हो सकती है? 4। और ये जो अन्य समितियां हैं कोई सी भी, चाहे नगर पालिका की हो, नगर निगम की हो, नगर परिषद की हो, इनमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 10। ये बिल्कुल फिगर फैक्ट याद करना। ठीक है भाई, आगे देखो। कार्यपालक समिति देख लो भाई। कार्यपालक समिति दोबारा चार्ट वही आ गया है जो पिछले पेज पे था। इसमें एक तो नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, एक नगर पालिका का उपाध्यक्ष होगा, एक विपक्ष का नेता होगा। ये 3 आदमी तो आपने पहले ही पढ़ लिए थे। अगर वह नगर निगम या नगर परिषद है तो उनके निर्वाचित कितने सदस्य होंगे? 7, जिनमें से महिला सदस्य कितने होंगे? 2। अगर वह नगर पालिका बोर्ड है तो उसमें फिर अधिकतम कितने निर्वाचित सदस्य होंगे? 5। ठीक है। और अन्य समितियों के अध्यक्ष भी होंगे। अन्य समिति का मतलब यह है हर नगरीय निकाय में कार्यपालक समिति के अलावा कुछ अन्य समितियां भी होती हैं जिनकी संख्या अभी आपने पढ़ी, समझ गए? वो उनके अध्यक्ष होंगे। नगर पालिका का मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसका पदेन सचिव होगा। कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है? नगर पालिका का मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होता है। ठीक है। अब अन्य समितियां कौन कौन सी हो सकती हैं भाई? अन्य समितियों में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 10। वित्त समिति जैसा अभी आपने पढ़ी। एक या अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, इसका मतलब समझो, एक या अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। मान लो किसी नगरीय निकाय का आकार छोटा है तो उस नगरीय निकाय में मतलब इतना छोटा है कि वह केवल 50 वार्ड तक है। उस नगरीय निकाय का आकार में केवल 50 वार्ड तक है तो एक ही उसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति बनेगी। नगरीय निकाय छोटा है और उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 वार्ड है तो 50 वार्ड तक तो एक ही बनेगी स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। अगर उसमें 50 से ज्यादा वार्ड हैं तो 51 से 75 वार्ड की संख्या है तब फिर 2 बन जाएंगे, और 75 से भी ज्यादा वार्ड हैं तो 3 बन जाएंगी, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। तो किसी नगरीय निकाय में जो अन्य समितियों के रूप में स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति है ना, वो एक या एक से अधिक हो सकती है, डिपेंड करेगा उसका आकार और वार्डों की संख्या। अच्छा, इसमें जब ये ब्लैक एंड व्हाइट आता है तो थोड़े छोटे फॉन्ट आते हैं। जब आप हमारे नोट्स डाउनलोड करोगे हमारे ऐप से तो ये सारे A4 साइज में नीट एंड क्लीन आएंगे। ये खाली चित्र हैं जो इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है। एक या अधिक सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी समितियां। रोशनी समिति भी एक या अधिक हो सकती है भाई। सार्वजनिक मार्ग, स्थान और भवनों में रोशनी करने वाली रोशनी समिति भी होगी जो उस नगरीय निकाय में सारे जो रोड वगैरह होंगे वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था करेगी। वह भी एक या एक से अधिक हो सकती है। फॉर्मूला यही है, 50 वार्ड तक 1, 51 से 75 तक 2 और 75 से अधिक पे 3। जो भी समिति एक या एक से अधिक आए तो उसमें 50 वार्ड, 75 वार्ड और 75 से अधिक वार्ड, 1, 2 और 3, बस यही पकड़ना है। ठीक है। भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, महिला और बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था समिति, नियम और उपविधियां समिति, अपराधों का समन और समझौता समिति। ये अन्य समितियां हैं और अन्य समितियों की अधिकतम संख्या आप पढ़ चुके हो, 8, 6 और 4 होगी। ठीक है। हाँ जी साहब। कार्यों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड में क्रमशः अधिकतम कितनी? नगर निगम में 8, नगर परिषद में 6 और नगर पालिका में 4 अन्य समितियां भी गठित की जा सकती हैं। तो वर्तमान में स्वीकृत संख्या है 8, 6 और 4। हालांकि इस संख्या में राज्य सरकार इस सीमा में वृद्धि कर सकती है। ये क्वेश्चन का पॉइंट है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। किसी नगरीय निकाय की अन्य समितियों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है?
उस नगरीय निकाय के अध्यक्ष के पास, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास, राज्य निर्वाचन आयोग के पास, राज्य सरकार के पास। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, राज्य सरकार इस सीमा में वृद्धि कर सकती है। नगरपालिका के गठन के 90 दिन के अंदर समितियां गठित की जा सकेंगी, विफल रहने पर राज्य सरकार के द्वारा गठन होगा। दो क्वेश्चन आ गए, चाहे कार्यपालक समिति है या अन्य समिति है, नगरपालिका के गठन के कितने दिन के अंतर्गत गठित हो जानी चाहिए? 90 दिन के अंतर्गत गठित हो जानी चाहिए, मतलब 3 महीने के अंतर्गत गठित हो जानी चाहिए। एक चीज जरूर ध्यान रखना, राजस्थान नगरपालिका एक्ट में आंकड़ों का बहुत तगड़ा खेल है। कोई चीज 2 महीने, कोई चीज 3 महीने, कोई चीज 7 दिन, और एग्जामिनर एज इट इज इसी पॉइंट पे सवाल डाल देता है। अब जैसे यहीं पे सवाल डल गया, समितियों का गठन नगरपालिका के गठन के अधिकतम कितने दिन के अंतर्गत हो जाना चाहिए? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने? 3 महीने या 90 दिन के अंतर्गत गठन हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नगरपालिका इनका गठन करने में असमर्थ रहती है या असफल होती है, नहीं कर पाती है, तो फिर इन समितियों का गठन राज्य सरकार करेगी। ठीक है, यह पॉइंट है। नगरपालिका के गठन के 90 दिन के अंदर समितियां गठित की जा सकेंगी, विफल रहने पर कौन के द्वारा गठन किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा गठन किया जाएगा। मनोनीत सदस्य भी इन समितियों का सदस्य हो सकता है, यह क्वेश्चन का पॉइंट है। क्या मनोनीत सदस्य इन समितियों का सदस्य हो सकता है? हो सकता है। कार्यपालक समिति का तो नहीं रहेगा, बाकी को हो जाएगा। अच्छा, धारा 56 आ गई, सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों के सदस्य कब बन सकेंगे? अब यहां पे गौर करो, सदस्यों से भिन्न व्यक्ति, तो इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन का पॉइंट। इसी पॉइंट को पकड़ के एग्जामिनर डायरेक्ट 2 सवाल पूछेगा, सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों के सदस्य बन सकेंगे, बन सकते हैं, और वो बन सकेंगे इसका प्रावधान कौन सी धारा में? धारा 56 में। कब बन सकेंगे? तो यहां पर गौर करो, कार्यपालक समिति को छोड़कर, पहला पॉइंट तो यह है कि सदस्यों से भिन्न जो व्यक्ति है ना, वो कार्यपालक समिति के सदस्य तो नहीं बनेंगे, लेकिन कार्यपालक समिति के अलावा जो नगरीय निकायों की अन्य समितियां हैं उनके वो सदस्य बन सकेंगे। लेकिन कब बन सकेंगे? जब उस नगरीय निकाय के कम से कम आधे या उससे अधिक सदस्य उनके समर्थन में प्रस्ताव प्रस्तुत करें, अनुमोदित करें उसको। कार्यपालक समिति को छोड़कर धारा 55 के तहत बनी अन्य समितियों में, तो कौन सी समितियों में बन सकते हैं? अन्य समिति में सदस्यों से भिन्न व्यक्ति। कौन सी में नहीं बन सकते? कार्यपालक समिति में नहीं बन सकते। और कब बनेंगे? नगर पालिका में विशेष योग्यता वाले व्यक्ति सदस्य बन सकते हैं। भाई, उनको नगरीय प्रशासन का विशेष ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, कब बनेंगे? नगर पालिका के आधे सदस्यों द्वारा, कम से कम कितने सदस्यों द्वारा? आधे सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से, आधे सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से बनेंगे भाई ये। परंतु इन व्यक्तियों की संख्या समिति के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ये और अगला पॉइंट आ गया। देखो सुनो, नगरीय निकायों के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति उस नगरीय निकाय की अन्य समिति के सदस्य बन सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कौन सी धारा के अनुसार? धारा 56 के अनुसार। लेकिन वो कब बनेंगे? जब उस नगरीय निकाय के कम से कम आधे सदस्य उनके समर्थन का प्रस्ताव पारित करें, कम से कम आधे या उससे अधिक पारित करें। ठीक है, फिर ये जो सदस्यों से भिन्न जो व्यक्ति हैं जो कि नगरीय निकायों की अन्य समितियों में सदस्य बन रहे हैं, इनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जिस भी समिति में ये नियुक्त किए जा रहे हैं उस समिति की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आंकड़ों का खेल है, इसको याद करो। ठीक है, आगे देखो, धारा 57 समिति का अध्यक्ष। अब समिति का अध्यक्ष कौन होगा भाई? वो देखो, किसी समिति का अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष किसी समिति के सदस्य हैं तो वह पदेन अध्यक्ष होगा। इसका मतलब क्या है कि नगरपालिका का अध्यक्ष ही अगर नगरपालिका की किसी अन्य समिति में सदस्य है तो जाहिर सी बात है वही पदेन अध्यक्ष है फिर उसका। ठीक है, अगर किसी समिति में नगरपालिका का अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष है, तो उपाध्यक्ष भी पदेन अध्यक्ष होगा। ये रहा दूसरा पॉइंट। उपाध्यक्ष किसी समिति के सदस्य हैं तो वे भी क्या बनेंगे? पदेन अध्यक्ष बन जाएंगे, अगर उसमें अध्यक्ष नहीं है।
मतलब नगर पालिका का अध्यक्ष अगर किसी समिति में नहीं है और उस समिति में उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा, और मान लो अध्यक्ष ही होता तो अध्यक्ष अपने आप में पदेन अध्यक्ष बन जाएगा। तो ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है इनको पदेन अध्यक्ष बोला जाता है। समझ गए, ये पदेन अध्यक्ष हो गए। अब मान लो ये दोनों ही नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, मतलब पदेन अध्यक्ष नहीं है उस समिति में, तो फिर क्या होगा? उस समिति के किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नगर पालिका स्वयं नियुक्त कर देगी। अगर अध्यक्ष होता तो वो पदेन अध्यक्ष हो जाता, उपाध्यक्ष होता तो वो पदेन अध्यक्ष हो जाता, लेकिन मान लो दोनों ही नहीं है तो फिर नगर पालिका स्वयं उस समिति के किसी सदस्य को उस समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर देगी। मान लो नगर पालिका भी नहीं नियुक्त करे, अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष भी नहीं हो, पदे और उपाध्यक्ष भी नहीं हो, तो फिर क्या होगा? समिति जिनका ना पदेन अध्यक्ष है ना नगर पालिका द्वारा चुना गया हो, तो फिर क्या है? सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। भाई अध्यक्ष है तो अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष बन जाएगा, अध्यक्ष नहीं है उपाध्यक्ष अगर किसी समिति में है तो वो पदेन अध्यक्ष बन जाएगा, और ये दोनों ही नहीं है तो नगर पालिका स्वयं उस समिति के किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुन लेगी। अब मान लो नगर पालिका भी नहीं चुने, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों भी पदेन अध्यक्ष ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर उस समिति के सदस्य अपने में से ही किसी एक कैंडिडेट को उस समिति के अध्यक्ष के रूप में चुन लेंगे। नगर पालिका का अध्यक्ष समिति का सदस्य है तो वह पदेन अध्यक्ष होगा। अब ये बात दोबारा रिपीट हो रही है। नगर पालिका का अध्यक्ष अगर समिति का सदस्य है तो वह क्या हो जाएगा? पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। नगर पालिका का अध्यक्ष यदि समिति का सदस्य नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष है उस समिति में, तो फिर ये उपाध्यक्ष भी क्या हो जाएगा? पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है वहां नगर पालिका किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी। जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है, मान लो समिति में ना तो नगर पालिका का अध्यक्ष ही बैठा है और ना उपाध्यक्ष ही बैठा है, तो पदेन अध्यक्ष की बात ही खत्म हो गई। तो फिर वह समिति स्वयं अपने लोगों में से एक को अध्यक्ष नियुक्त कर लेगी। और एक पॉइंट, यदि ना तो पदेन अध्यक्ष है ना ही नगर पालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष है तो समिति अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष को चुनेगी। ठीक है भाई। और तीसरा पॉइंट, जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है वहां नगर पालिका किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त कर लेगी। या तो अध्यक्ष है तो पदेन अध्यक्ष हो जाएगा, अध्यक्ष नहीं है उपाध्यक्ष है तो वह उपाध्यक्ष भी उस समिति का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा, या नगर पालिका स्वयं उनमें से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुन लेगी। और नगर पालिका भी अगर नहीं चुनेगी तो चौथा पॉइंट यह है कि उस समिति के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को उस समिति के अध्यक्ष के रूप में चुन लेंगे। यदि किसी बैठक में समिति का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो समिति सदस्यों में से अध्यक्ष चुनेगी। कौन चुनेगी? समिति चुनेगी, ये पॉइंट याद रखना। और एक शब्द है किसी बैठक में, पूरे सत्र में नहीं, किसी बैठक में। यहां पे 2 पॉइंट है, इनको याद रख लेना। यदि किसी अन्य समिति की बैठक में उसका अध्यक्ष एब्सेंट है तो उस बैठक के लिए उस समिति के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को उस बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में चुन लेंगे। अब यहां 2 पॉइंट की बात आएगी। यदि नगर पालिका की या नगरीय निकाय की किसी बैठक में किसी समिति का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उस बैठक के लिए उसके अध्यक्ष का चुनाव या अध्यक्ष को कौन चुनेगी? नगर पालिका चुनेगी, या समिति के सदस्य चुनेंगे, या राज्य सरकार चुनेगी, या राज्य निर्वाचन आयोग चुनेगा? उस समिति के सदस्य चुनेंगे, ये पॉइंट की बात है। ठीक है, वह समिति खुद चुनेगी, समिति अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुन लेगी उस बैठक के लिए। ठीक है। अब धारा 58 देखिए, साधारण बैठक। साधारण बैठक 2 माह के भीतर। विशेष बैठक नगर पालिका के अध्यक्ष या समिति के कम से कम 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर 2 दिवस के अंदर समिति का अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएगा। इसको समझो, ये जो बैठकों का प्रावधान है ना, अब ये अन्य समिति की बैठकों का प्रावधान है, नगर पालिका की बैठकों का प्रावधान नहीं है, वो तो पहले हो गया। नगर पालिका की बैठकों का प्रावधान तो धारा 51 में हो गया, और धारा 58 में जो ये समितियां हैं उनकी बैठक का प्रावधान है। तो ये क्या है? किसी समिति की साधारण बैठक 2 माह के भीतर होगी। अब समिति की विशेष बैठक कब होगी? अगर नगर पालिका का अध्यक्ष या उस समिति के कम से कम 2 सदस्य अनुरोध करें उस समिति के अध्यक्ष से,
तब वह अध्यक्ष 2 दिन के अंतर्गत उस समिति की बैठक बुलाएगा। दोबारा गौर करो, नगर पालिका के अध्यक्ष या समिति के कम से कम कितने सदस्य, 2 सदस्य के लिखित अनुरोध पर कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर समिति का अध्यक्ष बैठक बुलाएगा। नगरीय निकाय की किसी अन्य समिति की बैठक कौन बुलाएगा, उस समिति का अध्यक्ष बुलाएगा। कितने दिन के अंदर बुलाएगा, अगर नगर पालिका का अध्यक्ष उससे अनुरोध कर रहा है या उसी समिति के कम से कम 2 सदस्य या उससे अधिक सदस्य उससे लिखित में अनुरोध कर रहे हैं विशेष बैठक बुलाने के लिए, तब फिर उस समिति का अध्यक्ष 2 दिवस के अंदर उस समिति की विशेष बैठक बुलाएगा। ठीक है भाई। समिति का अध्यक्ष 15 दिन से अधिक अनुपस्थित है तो नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठक बुला सकेगा। यह पॉइंट की बात है। नगरीय निकाय की किसी अन्य समिति का खुद का अध्यक्ष ही 15 दिन या उससे अधिक दिन से लगातार अनुपस्थित चल रहा है और उस समिति की बैठक बुलानी है, तब बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है, नगर पालिका के अध्यक्ष के पास। और मान लो नगर पालिका का अध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो फिर नगर पालिका का उपाध्यक्ष जो कि अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वो फिर बैठक बुलाएगा। गणपूर्ति, समिति के आधे सदस्य, ये पॉइंट की बात है भाई। समिति के कितने सदस्य, आधे। किसी नगरीय निकाय की अन्य समिति, समझ गए, वो कार्यपालक समिति भी नहीं है, वो वार्ड समिति भी नहीं है, अन्य समिति की गणपूर्ति कितनी होती है, समिति के आधे सदस्य। कहीं 1/3 जाएगा, कहीं 1/2 जाएगा, कहीं 3/4 जाएगा, तो इन डाटा को ढंग से पकड़ना। 1/2 होती है। धारा 59, समितियों का नगर पालिका के अनुदेशों इंस्ट्रक्शंस के अधीनस्थ होना तथा नगर पालिका की अपेक्षाओं का पालन किया जाना। इसका मतलब सिंपल है, ये जो समितियां हैं ना, जितनी भी नगरीय निकाय की समितियां होती हैं, ये उस नगरीय निकाय के निर्देशन के अंतर्गत काम करेंगी और नगरीय निकाय जो अपेक्षा करेगा इनसे जिस तरीके से काम करने की, ये वैसे काम करेंगी। सरल भाषा में जान लो, इन समितियों के ऊपर सुप्रीम पावर कौन है, नगरीय निकाय, चाहे वो नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम। ठीक है। वार्ड समिति सहित प्रत्येक समिति नगर पालिका के अनुदेशों के तहत कार्य करेगी। वार्ड समिति सहित प्रत्येक समिति किसके अनुदेशों के तहत कार्य करेगी, नगर पालिका के अनुदेशों के तहत कार्य करेगी। बिना नगर पालिका के बजट अनुमोदन के कोई व्यय कारित नहीं करेगा। इसका मतलब समझो, बिना नगर पालिका के बजट अनुमोदन के कोई व्यय कारित नहीं करेगा। इसका मतलब यह है, उस नगरीय निकाय की कोई भी समिति अगर किसी मद में रुपए खर्च कर रही है तो वो तभी वैलिड होगा जब उसको नगर पालिका ने अपने बजट में अनुमोदित कर दिया है। मतलब बिना नगर पालिका के अनुमोदन के किसी भी प्रकार का व्यय या खर्चा ये समिति नहीं कर पाएंगे। नगर पालिका किसी भी समिति से कोई भी दस्तावेज मांग सकती है। ये सारी समिति चूंकि नगर पालिका के अंडर में काम कर रही है तो नगर पालिका किसी भी समिति से किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज मांग सकती है। ठीक है। किसी भी समिति के द्वारा पारित संकल्प नगर पालिका के निरीक्षण के अधीन होगा। ये और क्वेश्चन पॉइंट की बात है। मान लो किसी भी समिति ने कोई भी संकल्प प्रस्ताव पारित कर दिया, उस पारित किए हुए संकल्प प्रस्ताव को भी निरीक्षण कर सकती है नगर पालिका। तो सुप्रीम पावर किसके पास है, नगर पालिका के पास है। इन समितियों को, वार्ड समिति सहित इन सभी समितियों को नगर पालिका के अनुदेशों का, आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा। ये कोई भी ऐसा व्यय नहीं कर सकती जो नगर पालिका ने अपने बजट में अनुमोदित नहीं किया है। नगर पालिका पहले अनुमोदित करेगी तभी ये खर्च कर सकती है। ठीक है भाई। तो ये हमारी आज की क्लास हुई धारा 51 से लेकर 59 तक। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 और अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 51 से 66 आता है। तो आज हमने पहली क्लास करी इसकी, धारा 51 से लेकर 59 तक। अब जो हमारी दूसरी क्लास आएगी वो धारा 60 से लेकर 66 तक आएगी। और इस प्रकार राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 का अध्याय 3 भी आपका समाप्त हो जाएगा। जितने जितने तरीके से मैंने सवाल क्रिएट किए, जो जो मैंने पॉइंट बताए, कैसे पढ़ना है वो मैंने बताया, एज इट इज जैसे ही पढ़ जाओ। अपने आप 40 सवाल आएंगे,
शायद ही कोई एक आध चूका, नहीं 40 पे 40 निकलेगा। ओके, थैंक यू।